आज का जो अपना प्रतिपाद्य जो चर्चा का जो विषय है वो है लघु शब्देंदु शेखर। शब्देंदु शेखर में जैसा कि अपन ने प्रारंभ किया है तृतीया विभक्ति से, कारण कि हमारे बच्चों का, आचार्य के बच्चों का तृतीया विभक्ति से पाठ रह गया था, तो उसी को ध्यान में रख करके परीक्षा की दृष्टि से हमने तृतीया विभक्ति से प्रारंभ की। और उसमें सबसे पहले अपन ने स्वतंत्र कर्ता सूत्र के बारे में देखा कि कर्ता कौन होता है, स्वतंत्र किसे कहते हैं, स्वतंत्र को शेखरकार किस रूप में परिभाषित करते हैं, ये सारी चर्चा की थी। उसके बाद में दूसरा जो सूत्र आया था प्रसिद्ध, वो था साधक तमम करणम। यद्यपि साधक तमम करणम सूत्र में कुछ बातें शेष रह गई थी समय अधिक होने के कारण, लेकिन अपने बच्चों के लिए आवश्यक जितना कुछ था वो सारा कुछ हो चुका था। तो इसीलिए उस दृष्टि आगे न लेते हुए अपेक्षित समस्त शेखर की बातें आ गई थी, तो इसीलिए आज नया सूत्र के साथ अपन चर्चा करेंगे। और वो सूत्र है, आज अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है, सहयुक्ते अप्रधाने। तो सहयुक्ते अप्रधाने ये जो कारक का अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है, उस सूत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे शेखर के आधार पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कारक प्रकरण प्रायः वाक्यार्थ बोध के लिए सबसे आवश्यक प्रकरण है। इसके बिना वाक्य का निर्माण नहीं होता है। तो वाक्यों में जब हम पद का प्रयोग करते हैं तो किस अर्थ में किस विभक्ति के रूप को हम प्रयोग करेंगे, इस अर्थ को बताने के लिए विभक्ति को किस अर्थ में प्रयोग करेंगे, इसको बताने के लिए कारक प्रकरण है। और अन्वर्थ संज्ञा होने के कारण कारक शब्द जो कुछ भी काम करेगा वो क्रिया को लेकर के, तो क्रिया की उत्पत्ति में जो जो भी इसके सहायक होंगे, जिन जिन चीज़ों से क्रिया की उत्पत्ति होगी, क्रिया से जो भी साक्षात संबद्ध होगा, सभी कारक के नाम से जाने जाते हैं, सभी को हम कारक कहते हैं। लेकिन क्रिया से संबद्ध होने के कारण सभी का नाम कारक ये एक सामान्य नाम है, और उस सामान्य नाम से हमारा काम नहीं चलता है। अतः उन सभी कारकों में हम विशेष अर्थ के द्वारा इसका नाम कर्ता कारक है, ये यहाँ प्रथमा विभक्ति हो, प्रथमा विभक्ति इस अर्थ में हो, इसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म से द्वितीया विभक्ति हो तो इस अर्थ में हो। इस तरह से कर्ता कर्म करण आदि करके विशेष नाम से हम उसको नामकरण करते हैं, पारिभाषिक रूप लेते हैं और उसकी अलग से परिभाषा करते हैं। तो इसी तरह से यह जो तृतीया विभक्ति होती है, वह तृतीया विभक्ति सामान्य रूप से बताने वाला जो सूत्र था वो कहा था कर्तृकर्मणोस तृतीया। कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति को तय करने के लिए कर्ता से तृतीया और करण से तृतीया, ये सीधा डायरेक्ट सूत्र बताया था। उसी प्रसंग में कर्ता क्या चीज़ है, इसको आपने स्वतंत्र कर्ता के द्वारा समझा। फिर करण क्या चीज़ है, उसको साधक तमम करणम के द्वारा समझा।
तो कर्ता और करण अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान हो गया। अब कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग में, विशेष अर्थों के प्रयोग में हम तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। ऐसे सभी कारकों में किसी पद विशेष को ध्यान में रख करके क्रिया के साथ जो संबद्ध होता है उससे अलग अलग अर्थों में अलग अलग विभक्ति का विधान करते हैं। तो इस तरह से इस विशेष विधान के रूप में तृतीया विभक्ति और कहाँ हो कर्ता और करण से अतिरिक्त, इस अर्थ ये सूत्र दिया सहयुक्ते अप्रधाने। ये सूत्र के द्वारा विशेष शब्द और विशेष अर्थ के प्रयोग में तृतीया विभक्ति करेंगे। कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे, ये सारी चर्चा सूत्र के आधार पर अपने को देखना है। और वही जो प्रारंभ सिद्धांत कौमुदी से लेकर के और शेखर तक की जो कुछ बातें हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सूत्र जो है अपना, इसमें प्रत्यक्षता हम देख रहे तो दो पद है इसमें, एक है सहयुक्ते और दूसरा है अप्रधाने। तो सहयुक्ते ये एक पद है और दूसरा पद है। तो अप्रधाने में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति यहाँ विषय अर्थ में है। इसीलिए विषय अर्थ में होने के कारण हम अर्थ करेंगे अप्रधान विषय में, अर्थात अप्रधान विषय जिसका होगा, अप्रधान जो होगा उसमें हमको तृतीया विभक्ति करनी है। तो तृतीया की अनुवृत्ति तो पूर्व सूत्र से आएगी, लेकिन अभी ये सूत्र इतना कहेगा कि अप्रधान में हो तृतीया। केवल इतना अभी समझिए कि अप्रधान में हो तृतीया। कब अप्रधान में हो तृतीया? तो सहयुक्ते, सह युक्त होने पर, ये चीज़ें आ गई। तो सह युक्त होने पर अप्रधान में तृतीया हो, ये सीधा सीधा सूत्र है। अब ये जो सह जो है यह साथ अर्थ का वाचक अव्यय है। अव्यय प्रकरण में जब हम पढ़ते हैं अव्यय संज्ञा जिसकी होती है उसमें एक अव्यय है सह, जिसका अर्थ होता है साथ। तो यह जो सह अव्यय है उस सह पद को उद्देश्य करके कहा कि देखो सह शब्द का प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति होगी अप्रधान में। अब स्थिति ये है कि बहुत सारे हम ऐसे प्रयोग देखते हैं कि जहाँ पर में जिन पदों को उद्देश्य करके विभक्ति का विधान करना होता है उसमें उस पद को हम केवल बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा पृथक बिना नाना भी तृतीयान्यतरस्याम। पृथक, बिना, नाना, इन सारे शब्दों के प्रयोग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। तो विकल्प से तृतीया विभक्ति होगी इन शब्दों के प्रयोग में। तो इन शब्दों का हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह इस सूत्र में भी सह शब्द के प्रयोग में आपको तृतीया विभक्ति करनी है। तो ऐसी स्थिति में सहयुक्ते, ये जो आपने इसमें पद दिया इसकी क्या ज़रूरत है? आप सूत्र सीधा बना दीजिए सहेन अप्रधाने। सहेन में तृतीया विभक्ति कर देने से अर्थ ये हो जाएगा सह के साथ में
अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। तो जो अर्थ आप कर रहे हैं तो वह अर्थ सीधा सहेन अप्रधाने ये कहने से भी हो सकता है। तो फिर इस सूत्र में पृथक विना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम इत्यादि की तरह केवल शब्द का प्रयोग नहीं करके आपने इसमें युक्त ग्रहण कर दिया, तो सह युक्ते कहा। ये युक्त कहने का आपका क्या मतलब है? युक्त आपने क्यों कहा? क्योंकि सह का अर्थ पता है कि साथ है, अव्यय के द्वारा बताया जा चुका है। प्रसिद्ध है कि सह अर्थ का साथ अर्थ का वाचक है। तो सह शब्द के प्रयोग में यदि आपको तृतीया विभक्ति करनी है तो सहेन तृतीया अप्रधाने यही सूत्र बना दीजिए। तो इसके लिए आप इस सूत्र में युक्ते क्यों कहा? तो सह युक्ते के जगह सहेन अप्रधाने इत्येव सूत्रमस्तु। बात समझ में आ रही बात की नहीं? तो अभी हम प्रत्येक पद की चर्चा करेंगे। तो अप्रधान शब्द को अभी केवल इतना समझिए कि अप्रधान में तृतीया होती है। अब ये क्या अप्रधान है, कैसे है, ये सब तो चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस सूत्र में जो 2 पद दिया है, पहले इस पद की उपयोगिता के बारे में अपने को समझनी है। तो पहला जो प्रथम पद दिया सहयुक्ते अप्रधाने में सहयुक्ते ये पद, इसमें ही ये बात आ रही है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि सह के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होगी अप्रधान में। तो इतनी बातें तो सहेन अप्रधाने इस सूत्र से भी हो सकता था, आपने युक्तक ग्रहण क्यों किया? तो यहीं से शेखरकार इस सूत्र के तात्पर्य को पकड़ के अर्थ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ऐसी जिज्ञासा क्यों हुई? क्योंकि सहयुक्ते अप्रधाने जो आपने सूत्र किया, इस सूत्र की वृत्ति में भट्टो जिदीक्षित क्या अर्थ लिखते हैं? सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। तो सहार्थेन युक्ते ये अर्थ कर रहे हैं। तो सूत्र में तो केवल लिखा था सहयुक्ते, आपने अर्थ करते समय क्या कहा? सहार्थ युक्त होने पर। तो ये अर्थ बीच में कहाँ से आ गया? वृत्ति में सह अर्थ युक्त होने पर, तो सहार्थेन युक्ते ये अर्थ कहाँ से आ गया जो भट्टोजिदीक्षित ने वृत्ति में लिख दिया सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया। तो यह जो सूत्र में केवल लिखा है सहयुक्ते और अर्थ करते समय कर रहे हैं सहार्थेन युक्ते, ये अर्थ पद कहाँ से आ गया? इसी बात को निकालने के लिए, इसी अर्थ को बताने के लिए पहले प्रश्न का स्वरूप आपके सामने में हमने रखा कि बताइए कि सहयुक्ते के जगह यदि सहेन अप्रधाने यही सूत्र बना देते तब भी तो सह शब्द के साथ में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, ये अर्थ हो ही जाता। युक्त ग्रहणम कथम, युक्त ग्रहण क्यों किया? तो यही युक्त ग्रहण इस बात को तय करता है, यही युक्त ग्रहण विशेष अर्थ को बताता है कि देख भैया कि सह शब्द के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। यदि युक्त ग्रहण नहीं करते तो क्या होता? सह शब्द के योग में तो तृतीया विभक्ति हो जाती। अवगतम? क्योंकि सह शब्द का प्रयोग करके हम तृतीया विभक्ति का विधान करते, तो जैसे पृथक शब्द का प्रयोग करके हम तृतीया विभक्ति का विधान करते, तो पृथक शब्द के प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है, बिना शब्द के प्रयोग होने पर तृतीया आदि विभक्ति होती है।
इसी तरह से सह शब्द के प्रयोग होने पर तो तृतीया विभक्ति हो जाती, लेकिन सह अर्थ का वाचक जो और भी कोई शब्द है उस शब्द के प्रयोग में तृतीया विभक्ति नहीं हो पाती। तो ये युक्त ग्रहण ही व्यर्थ होकर के एक विशेष नियम करता है कि नहीं नहीं, केवल सह शब्द के योग में ही तृतीया विभक्ति नहीं होती, सह शब्द के अर्थ के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। इससे दो बातें निकल गई। इससे ये बातें निकल गई कि सह शब्द का यदि प्रयोग है तो तृतीया विभक्ति होगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सह शब्द का यदि प्रयोग न भी करते हो, लेकिन सह का अर्थ यदि अपेक्षित है तो उस अर्थ के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी, सह शब्द नहीं रहने पर भी। तो इसीलिए युक्तक ग्रहण से इस सूत्र के द्वारा यह विशेष बोध हुआ कि भाई सहार्थवाचक जो शब्द है उन शब्दों के साथ में भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। अवगतम? इसीलिए इस सूत्र में युक्त ग्रहण करके, युक्त ग्रहण के द्वारा अर्थ को पकड़ करके, अर्थ का ज्ञापन करके ये विशेष अर्थ का विधान किया कि नहीं, सह शब्द के जो अर्थ हैं उस अर्थ में भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो इससे दो बातें निकली। एक तो ये निकली कि सह का अर्थ जो साथ है, उस साथ का वाचक यदि कोई अन्य शब्द भी है तो उसके योग में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो जैसे सह के योग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, इसी तरह से साकम समम सार्धेपि तृतीया। इसीलिए कहा सूत्र में एवं साकम सार्धम समम योगेपि तृतीया। इस तरह से साकम सार्धम समम शब्द के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है। तो ये जो अर्थ का ज्ञापन हुआ, ये ज्ञापन कैसे होता? साकम के योग में तृतीया विभक्ति कैसे करते, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति कैसे करते? तो इसलिए साकम सार्धम समम योगेपि तृतीया, यह जो विशेष अर्थ हो रहा है ये युक्त ग्रहण के सामर्थ्य से, ये एक विशेष अर्थ निकला। दूसरा अर्थ क्या निकला? दूसरा अर्थ ये निकला कि यदि सह शब्द का प्रयोग न भी हो तब भी यदि सह का अर्थ जो अपेक्षित है साथ, वो साथ अर्थ अपेक्षित होने पर तृतीया विभक्ति हो जाएगी, बिना सह शब्द के प्रयोग के बिना भी, सह शब्द के प्रयोग के बिना भी। अवगतम? तो इसी बात को शेखरकार पंक्ति में लिखते हैं कि पृथक बिना नाना भी इतिवत। जैसे पृथक शब्द का अलग उल्लेख है, बिना शब्द का अलग उल्लेख है, नाना शब्द का उल्लेख है, इन शब्दों का उल्लेख करके जैसे आप तृतीया विभक्ति करते हो, इसी तरह से सह शब्द का मात्र का उल्लेख कर देने से तृतीया विभक्ति सह के साथ में हो जाती। तो सह सिद्धे, तो सहयुक्ते के जगह सहे न, इतना ही सूत्र बना लेते, इसी से काम चल जाता। तो युक्त ग्रहणम किमर्थम? तो युक्त ग्रहण क्या करेगा कि शब्द विशेष का अनादर कर देगा, कि सह शब्द हो ही ये कोई जरूरी नहीं है। तो युक्त ग्रहणात सह शब्द का अनादर करते हुए, सह शब्द की अपेक्षा को कम करते हुए उसके अर्थ के प्रयोग में भी तृतीया भवतु, इस अर्थ में भी तृतीया विभक्ति हो, इस बात को ज्ञापित करने के लिए युक्त ग्रहण किया। अब इस युक्त ग्रहण करने से सह के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति हो जाती है, सह शब्द प्रयोगम बिनापि, सह शब्द के प्रयोग के बिना भी। तस्मात् सूत्र के वृत्ति में लिख रहे हैं सहार्थे न युक्ते अप्रधाने तृतीया। सह अर्थ के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति होती है, सह शब्द का प्रयोग नहीं हो तब भी। तो यह विशेष अर्थ का ज्ञापन युक्त ग्रहण के द्वारा ही होता है। अवगतम? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? कठिन तो नहीं हो रहा है? ये एक प्रकार थोड़ा सा आप मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि कठिन विषय है, कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो फुलझड़ी जलाते रहिएगा, कठिनाई ना हो तो।
तो अभी हमारा जो एक प्रथम जो शब्द है उसके निर्वचन में एक सीधी सी बात आ गई कि सूत्र में जो आपने प्रथम पद का ग्रहण किया है सहयुक्ते, इस सहयुक्ते के जगह सहेन इतने मात्र का प्रयोग कर लेते। इतने मात्र के प्रयोग करने से ही सह शब्द के साथ में तृतीया विभक्ति हो जाती। युक्त ग्रहणम किमर्थम, कथम युक्त ग्रहणम, युक्त ग्रहण आपने क्यों किया, सहयुक्ते क्यों कहा, तो कहा सहयुक्ते कहने से सह शब्द के ही प्रयोग में तृतीया हो इसकी अपेक्षा न करके, सह शब्द का अनादर करके, अनादर का मतलब अप्रधान बना के, कि सह शब्द के ऊपर में ही केवल प्रयोग नहीं है, सह शब्द के ऊपर में ही नहीं है, बल्कि सह शब्द हो या सह शब्द न हो, सहार्थक भी वाचक हो, तो सहार्थ होने मात्र पर भी सह शब्द के प्रयोग के बिना भी तृतीया विभक्ति हो जाए। अवगतम, इस विशेष अर्थ को ज्ञापन करने के लिए हमने सूत्र में युक्त ग्रहण किया। युक्त ग्रहण नहीं करते तो केवल सह शब्द के प्रयोग में तो तृतीया विभक्ति हो जाती, लेकिन जहाँ कहीं भी सह शब्द का प्रयोग नहीं है लेकिन सहार्थ में तृतीया विभक्ति है, वहाँ तृतीया विभक्ति कैसे होती। इसीलिए जैसे हमने कहा कि भाई स्तोश्चुना इत्यादि में भी स्तुना में सह का प्रयोग नहीं है, तृतीया विभक्ति है। दूसरी बात, इसको इस रूप में भी प्रमाण मानिए कि ये जो मैंने अर्थ किया कि भाई अर्थ सब सह शब्द के प्रयोग के बिना भी तृतीया विभक्ति होती है, इसी को कोई पूछे किमत्र प्रमाणम, प्रमाण क्या चीज़ है, कहाँ है इस बात में कि सह अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है, सह शब्द के प्रयोग के बिना भी इस अर्थ में क्या प्रमाण। तो कह रहे हैं प्रमाण दे रहे हैं, वृद्धो यूना इतिवत, जैसे वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा सूत्र में यूना में तृतीया विभक्ति है, सहार्थ है, लेकिन सहार्थ होने पर भी यहाँ सह शब्द का प्रयोग नहीं है, तो सह शब्द के प्रयोग के बिना भी तृतीया विभक्ति होती है। अत्र मानम, इसमें प्रमाण है वृद्धो यूना इत्यादि सूत्र ही। यदि केवल सह शब्द के प्रयोग में ही तृतीया विभक्ति होती, अर्थ के योग में तृतीया विभक्ति नहीं होती, तो फिर इस सूत्र में बिना सह शब्द के सहार्थ में पाणिनि जी ने तृतीया विभक्ति कैसे कर दी। इसका मतलब सहार्थ में भी होता है। अब वो सहार्थ की प्राप्ति कैसे होती, तो वही युक्त ग्रहण व्यर्थ हो करके ये ज्ञापन कर दिया कि नहीं भाई, केवल सह शब्द के प्रयोग में ही नहीं, सह शब्द के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। अवगतम, समझ में बात आ रही। तो इस तरह से ये भी बात हुई कि इस तरह से यद्यपि यह जो चीज़ें हैं कि सह अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है, सह के प्रयोग में ही तृतीया विभक्ति हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अर्थ न्याय सिद्ध भी है। न्याय सिद्ध भी क्या है, क्योंकि आपने इतनी व्याख्या कह के क्या कर दी कि युक्त ग्रहणात् युक्त ग्रहणम व्यर्थम, या व्यर्थ होकर के यह सिद्ध कर देगा कि भैया यहाँ सहार्थ में तृतीया विभक्ति होती है। फिर भी न्याय से सिद्ध अर्थ होने पर भी, अर्थात सहार्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ये बात न्याय से सिद्ध होने पर भी भट्टोजी दीक्षित ने स्थापित करके कहा कि इसीलिए वृद्धो यूना इत्यादि सूत्र में सहार्थ में तृतीया है, सह शब्द के प्रयोग के अभाव में भी। अवगतम, समझ में आ रही बात। इसीलिए इस सूत्र में युक्त ग्रहण करना पड़ा, और युक्त ग्रहण करके विशेष अर्थ का वाचक हुआ। इससे क्या अर्थ निकला कि तेन साकम सार्धम संयोगे तृतीया विभक्ति, जैसे सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति हो जाती है, इसी से सह अर्थ का वाचक जो अन्य शब्द है साकम सार्धम समम इत्यादि के प्रयोग में भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। जहाँ सह शब्द का प्रयोग न हो, अर्थ मात्र हो, साथ अर्थ की प्रतीति मात्र हो, वहाँ भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। अवगतम, इस तरह से सहार्थ की तृतीया विभक्ति हो गई। अब यहाँ जब बार बार हम इतना तय कर लिए कि सहार्थ में तृतीया विभक्ति होती है, तो सहार्थ क्या चीज़ है यहाँ आपको समझना है।
ये मुख्य बात है कि सहार्थ है क्या चीज़, जिसको आप बार बार कह रहे हो। साथ के अर्थ में तृतीया, सहार्थ में तृतीया, सह का जो अर्थ है वह सहार्थ में तृतीया विभक्ति होती है। अब प्रधान में होती है ये तो अभी हमारे पास सुरक्षित है, लेकिन पहले तृतीया विभक्ति होती है सहार्थ में, ये हम पहले तय कर लें। तो इसी अभी तक की बात को ही नागेश भट्ट शेखर की पंक्ति में कह रहे हैं कि पृथक बिना नाना भी इतिवत सहेन इत्येव सिद्धे युक्त ग्रहणम शब्द विशेषेन अनादरेन, शब्द विशेष के अनादर के साथ अर्थ योगे भवतु, अर्थ के योग में भी तृतीया विभक्ति हो। इत्यर्थम, इसी बात को बताने के लिए आह कहते हैं भट्टोजी दीक्षित इस सूत्र के वृत्ति में सहार्थेन युक्ते तृतीया इति। अतएव इसीलिए क्वचित शब्द योगम बिनापि, कहीं कहीं सह शब्द के प्रयोग के बिना भी तृतीया विभक्ति हो जाती है। तस्मात् आह, इसीलिए इस सूत्र के वृत्ति में ये कहा कि तम बिनापि तृतीया, उसके बिना भी तृतीया विभक्ति होती है। तो तम बिना अर्थात सह शब्द के बिना तृतीया विभक्ति सह अर्थ में भी हो जाती है। यह इस तरह से युक्त ग्रहण के द्वारा न्याय सिद्ध भी अर्थ है, लेकिन न्याय सिद्ध होने पर भी प्रमाण पुरस्सर भट्टोजी दीक्षित इस बात में ज्ञापक उपस्थापित करते हैं और ज्ञापन भी करते हैं कि यही सूत्र बताता है कि देखो वृद्धो यूना इत्यादि सूत्र, कि यहाँ सहार्थ में तृतीया विभक्ति है सह शब्द के प्रयोग के बिना भी। तो इसमें प्रमाण के रूप में वृद्धो यूना इत्यादि सूत्र आ गया। तो यहाँ तक की बात, एक मोटी मोटी बातें पूरी हो गई। अब जो यहाँ की जो प्रसिद्ध बातें हैं कि आपने कहा सहार्थ में तृतीया विभक्ति होगी, तो सहार्थ क्या चीज़ है, यही इस सूत्र का शेखर के आधार पर समझना एक नया वस्तु विषय है। अवगतम। तो न्याय का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है किसी न्याय से, अर्थात एकेन सिद्धे अन्यस्य ज्ञानम भवति न्यायः, अर्थात जब आपने युक्त ग्रहण कर दिया तो युक्त ग्रहण के द्वारा सीधा अर्थ हो गया कि भाई युक्त अर्थ के बिना इस अर्थ के योग में भी तृतीया विभक्ति होगी। ये सीधा अर्थ इसी से नहीं थी, इसीलिए ज्ञापिते नैव, ज्ञापन के ही द्वारा अर्थ की प्राप्ति हो जाना ही न्याय है। अवगतम। चलिए यहाँ तो अब यहाँ सहार्थ की बात करते हैं। सहार्थ क्या चीज़ है, तो उसी बात को लिखते हैं सहार्थः साहित्यम। सहार्थ क्या चीज़ है यहाँ, साहित्य। अब साहित्य क्या चीज़ है इसको समझना है। साहित्य का मतलब सीधा सीधा समझिए, दो का किसी भी प्रकार से संबद्ध होना, एक साथ संबंध होना ही साहित्य है। एक साथ संबंध होना ही साहित्य है और वह साहित्य ही सहार्थ है, वह साहित्य ही सहार्थ है। अवगतम। संक्षेप में कहें तो क्या समझेंगे, सहार्थ क्या चीज़ है, साहित्य। साहित्य क्या चीज़ है, योग, दो का योग, एक साथ होना। अब दो का योग किसी भी प्रकार से, जब दो का, पाँच का, कितने का भी एक जो संबद्ध होगा वह संबंध ही क्या होगा, साहित्य होगा। अब वह संबंध कैसे क्या होगा, किस रूप में होगा, उसको बताने के लिए पंक्ति कह रहे हैं। तो पहले पंक्ति देख लीजिए सीधे, कोई ऐसा कठिन नहीं है। लग रहा है कि बहुत स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा विचार करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पंक्ति क्या कह रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। स्व समभिव्याहृत, स्व समभिव्याहृत क्रियादि समानकालिक तत्क्रियादिमत्वम। ध्यान रखिए, किसकी परिभाषा करने जा रहे हैं, सहार्थ की। सहार्थ किसको कहते हैं, साहित्य को। साहित्य क्या चीज़ है, तो हमने आपको संक्षेप में बताया,
एक साथ संबंध होना ही क्या है? साहित्य। अब उस साहित्य को परिभाषा के आधार पर, लक्षण के आधार पर कस रहे हैं कि किम नाम साहित्यम। तो साहित्यम नाम स्व समभिव्याहृत क्रियादि समानकालिक क्रियादिमत्वम, एक चीज के है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, ज्यादा कठिन नहीं है। तो स्व समभिव्याहृत, तो स्व मने जिसका अर्थ प्रतिपादन करने हम जा रहे हैं उस चीज को पकड़ेंगे स्व पद के द्वारा। तो किसका अर्थ प्रतिपादन करने जा रहे हैं? सहार्थ को। तो यहाँ स्व पद से किसको पकड़ेंगे? सह शब्द को, सह पद को, क्योंकि वही साहित्य है। सहार्थ को ही साहित्य कहते हो, तो सहार्थ को बताने जा रहे हैं, इसीलिए जिसका अर्थ निर्धारण करना चाहते हैं वही स्व शब्द से पकड़ेंगे। तो स्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? सह। उस सह शब्द के समभिव्याहृत, समभिव्याहृत का मतलब हुआ उस सह शब्द के द्वारा जो गृहीत पद है, जिसको आप अपेक्षा के द्वारा, विवक्षा के द्वारा पकड़ना चाहते हैं। तो सह शब्द के द्वारा उस सह शब्द से समभिव्याहृत माने अपेक्षित जो पद है, उस अपेक्षित पद में ध्यान रखिएगा क्रियादि, जो क्रिया आदि हो रही है। तो जिस समय में क्रिया आदि हो रही है उसी के समानकालिक, उसी काल में क्रिया आदि वाला जो भी होगा, क्रियादि मत्व जो होगा, क्रिया का जो आश्रय होगा, वही क्रिया के साथ एक साथ संबंध होने के कारण वह संबंध कहलाएगा, वह योग कहलाएगा, वही साहित्य होगा। अब इसको उदाहरण से समझिए। पहले हमने क्या कहा? स्व। जैसे उदाहरण लीजिए, पुत्रेण सह आगतः पिता। तो यहाँ पर मैं सह पद से, यहाँ पुत्रेण में देखो ध्यान दीजिए, तो स्वम पद से किसको पकड़ेंगे? सह को। उस सह पद के साथ समभिव्याहृत पद कौन है? विवक्षा के आधार पर पुत्र। अब वह पुत्र है, अभी पुत्र है, क्योंकि विवक्षित बोल रहा हूँ, हो सकता है कहीं पिता हो जाए, लेकिन जिसको आप पकड़ना चाहते हैं सह पद के द्वारा वह समभिव्याहृत पद कहलाएगा। तो पुत्रेण सह पिता, इस वाक्य में स्वपद से किसको पकड़ेंगे अपन? सह को। उस सह शब्द के साथ समभिव्याहृत कौन हो रहा है? कौन? पुत्र। अवगतम। अब उस पुत्र में जो क्रिया हो रही है, तो कौन सी क्रिया है? आने की क्रिया। कौन सी क्रिया हो रही है? आने की क्रिया। उसी समय में, जिस समय में आने की क्रिया हो रही है पुत्र की, उत समानकालिक, उसी काल में जो क्रिया हो रही है, तो समान काल में कौन सी क्रिया? वही आगमन क्रिया। उस आगमन क्रिया का करने वाला जो होगा, क्रिया का आश्रय जो होगा कर्ता, वो कौन है? पिता। इसीलिए दोनों पिता और पुत्र में समान कालिक क्रिया का संबंध है। तो यह जो सहार्थ है वो समान क्रिया के द्वारा योग है। यही समान क्रिया के द्वारा समान काल में होने वाला एक संबंध को उत्पन्न करता है, और वही सहार्थ है। बात समझ में आ रही बात? तो इस तरह से यहाँ दोनों पिता पुत्र दोनों के द्वारा एक ही काल में समान क्रिया हो रही है। तो एक काल में होने वाली जो क्रिया, उस क्रिया के साथ जिसका संबंध हो, वही संबंध होना ही क्या है? सहार्थ। और उस सहार्थ में ही कहाँ क्या होगी? तृतीया। कहाँ किससे होगी? ये अप्रधान में होगी। ये इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी पहले ये समझ लीजिए कि अभी क्या स्थिति निकली कि सह शब्द का के साथ में प्रयुक्त जो पद, उस पद में होने वाली जो क्रिया, अर्थात उस क्रिया को जो करेगा, उसी समय में जो दूसरा क्रिया करने वाला होगा, तो उन दोनों में एक समान काल में क्रिया के साथ क्रिया का होना संबंध हुआ। उसी संबंध को बता रहा है सह, और वही सहार्थ है। अवगतम। इसी बात को लिखते हैं कि सहतेन स्वम सह इति पदम तत् समभिव्याहृतम यत् पदम पुत्र इत्यादि पदम
तत्क्रिया आगमन क्रिया, उसी आगमन क्रिया काल में ही दूसरी जो क्रिया कर रहा है, आगमन क्रिया हो रहा है दूसरा करने वाला, उस क्रिया का ही जो आश्रित है, आश्रय होना, यही आश्रय होना क्या होगा? साहित्य होगा। इसीलिए इस क्रिया में ध्यान दीजिए कि जैसे हमने अलग करके बताया उसको अच्छी तरह से फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए। पुत्रेण सह आगतः पिता में यहाँ सह स्वपद के द्वारा पकड़ में आ गया। तत् समभिव्याहृत प्रिया कौन है? तो उसके समभिव्याहृत मैंने साथ में प्रयोग करने वाला पद कौन हो गया? पुत्र। उस पुत्र की जो क्रिया है, पुत्र जो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? आगमन की क्रिया कर रहा है। उसी आगमन की क्रिया को उसी काल में कौन कर रहा है? पिता। तो एक क्रिया कौन हो गई? पुत्र कर्तृका आगमन क्रिया, जो पुत्र पहले कर रहा है। तत्समान काले एव, उसी समान काल में जो क्रिया हो रही है उसका कर्ता कौन है? पिता। तो तस्मात् पितुरागमन क्रिया अन्या भवति, सा च क्रिया तस्मिन्नेव काले भवति, वह क्रिया उसी काल में होती है। इसीलिए एवं पुत्र कर्तृक आगमन क्रिया तत्समान कालिक क्रिया पितृकर्तृक आगमन क्रिया, मैंने पितृकर्तृ मैंने पिता है कर्ता, जो ऐसे जो कर्ता करने वाला क्रिया वो हो गई पितृकर्तृक क्रिया। पुत्र जो कर रहा है क्रिया उसको कहेंगे पुत्र कर्तृक क्रिया। तो इन दोनों में एक साथ क्रिया का होना ही साहित्य है, यही सहार्थ है। अवगतम? तो तस्मात् यहाँ जहाँ कहीं भी समान काल में क्रिया के द्वारा किसी का परस्पर संबंध बोध होता है, वही संबंधार्थ को बोध करना ही साहित्य है। तस्मात् पुत्र कर्तृका या आगमन क्रिया तस्य तस्मिन् काले एव पितुः या आगमन क्रिया तस्याः पितृकर्तृक क्रियायाः आश्रयः कः भवति? पिता। पुत्र कर्तृक क्रियायाः आश्रयः कः भवति? पुत्र इति। तस्मात् उभयोः समानकालिक क्रिया संबंधत्वात्, दोनों में एक ही समय में क्रिया के साथ संबंध होने के कारण दोनों को वह क्रिया जोड़ेगा। इसीलिए यहाँ सहार्थ क्रिया के द्वारा बोध है। तस्मात् क्रिया साहार्थ्य संबंधत्वेन अस्येव उभयोः ऐक्यम बोध्यते, दोनों में एक क्रिया के काल में एक क्रिया का बोध होता है। तो यही संबंध जो द्योतित कर रहा है क्रिया के द्वारा, इस तरह से किसी क्रिया के द्वारा यदि दो को संबंध बताया जाए, वही संबंध का बोध होना सहार्थ है। और उसी सहार्थ में हमको तृतीया विभक्ति करनी है। कहाँ करनी है इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले सहार्थ को कंप्लीट कर ले दिमाग में कि तदेव सहार्थम। अब इस लक्षण को घटाइए ऊपर से कि आपने क्या कहा? स्व समभिव्याहृत, स्व पद से सह को पकड़ा, तत् समभिव्याहित आपकी जो विवक्षित पद है, यहाँ विवक्षित पद कौन है? पुत्र। तो सह के साथ में समभिव्याहृत पद कौन हो गया? पुत्र। वो पुत्र क्या काम कर रहा है? आगमन की क्रिया कर रहा है। उसी काल में जो क्रिया करने वाला कोई दूसरा है, तो उसी क्रिया से युक्त होना, जो क्रिया पुत्र कर रहा है उसी काल में उसी क्रिया को जो दूसरा कर रहा है, कौन कर रहा है? पिता। इसीलिए पिता के द्वारा तत्काल में जो की जाने वाली क्रिया है वही पितृकर्तृक क्रिया कहलाएगी। तो यह जो पितृकालिक कर्तृक क्रिया है, यही दोनों को संबंध बता रहा है, दोनों को सहार्थ बता रहा है। तो तदेव सहार्थत्वम, और उस अर्थ में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। अब एक चीज ध्यान रखिए, इस लक्षण में क्या कहा? स्व समभिव्याहृत क्रियादि, क्रिया आदि। तो आदि पद दिया है, आदि पद से हम दो चीज को और पकड़ेंगे। तो जैसे अभी क्रिया के द्वारा दोनों में संबंध हमने बोध किया, दोनों में एक योग संबोध किया, उसी तरह से आदि पद से हम गुण को पकड़ेंगे, आदि पद से द्रव्य को पकड़ेंगे। तो अब मोटे तौर पे सिद्धांत में समझिए कि यदि द्रव्य के द्वारा समान काल में किसी द्रव्य के द्वारा किसी को साथ बोध होगा, किसी में संबंध बोध होगा, तो गुण के द्वारा भी वह सहार्थ कहला जाएगा, वहाँ भी तृतीया विभक्ति होगी। द्रव्य के द्वारा जहाँ एक काल में सहार्थ बोध होगा, वहाँ भी सहार्थ कहेगा, वो भी तृतीया विभक्ति होगी।
क्रिया के द्वारा जहाँ करेंगे वहाँ भी सहार्थ बोध होगा। इस तरह से ध्यान दीजिए, गुण, द्रव्य और क्रिया इन दोनों का एक काल में होना, तो एक काल में जो जो इस क्रिया को करेगा उसको क्रिया के द्वारा, उसको गुण के द्वारा, उसको द्रव्य के द्वारा एक संबंध स्थापित होगा। वही संबंध होना ही क्या है, सहार्थ। और उसी सहार्थ में क्या होगी, तृतीया विभक्ति। उदाहरण, तो अभी आपने किसका उदाहरण पढ़ा, क्रिया के साथ। मैंने एक समान कालिक क्रिया के द्वारा पिता और पुत्र में एक योग बोध हुआ, वही योगार्थ का प्रतिपादन हुआ। तो तदेव योग होना ही क्या है, साहित्य है। तो ये तो किसका उदाहरण हुआ, क्रिया का उदाहरण। अब इसी तरह से आप गुण का उदाहरण पढ़िए। जैसे हम प्रयोग करते हैं गुण के रूप में कि जैसे पुत्रेण स्थूलः पिता, पुत्रेण सह स्थूलः पिता, ये ध्यान दीजिए। अब इस सब में चर्चा करेंगे, पहले एक एक बार उदाहरण समझ लें कि यहाँ पर में गुण संबंध के द्वारा, गुण संबंध के द्वारा, पहले क्रिया के संबंध के द्वारा आपने बोध कर लिया सहार्थ का। अब हम गुण शब्द के द्वारा सहार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो गुण शब्द के द्वारा सहार्थ अर्थात साहित्य, उस साहित्य की हम उदाहरण के द्वारा संगति करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने कहा कि पुत्रेण सह स्थूलः पिता, पुत्र के जैसा ही मोटा है पिता। तो यहाँ देखो स्थूलः क्या है, गुण, स्थूलः क्या है, गुण। अब यहाँ भी आप सारे लक्षण को घटा सकते हैं। एक बार यदि घटा लिए तो सह पद से, स्वम पद से किसको पकड़ेंगे, सह को। तत्समभिव्याहृत पद कौन हो गया, पुत्र। उस पुत्र में रहने वाला एक गुण कौन है, स्थूलता। तो स्थूल धर्म जो है वो पुत्र में है। और जिस समय में पुत्र में स्थूलत्व का बोध कर रहे हैं उसी समय में पुत्र वृत्ति यो ही गुण, तो पुत्र वृत्ति गुण कौन है, स्थौल्य। उसी काल में तत्समकालिक हम क्या बोध कर रहे हैं, पिता में भी स्थूलता। तो तत्समकालिक पितृवृत्ति जो स्थौल्य है, मोटापन, उसको भी बताना चाहते हैं। तो एक ही काल में पुत्र में रहने वाला जो मोटापन, उसी मोटापन को पिता में भी देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर में समकालिक गुण के साथ पिता और पुत्र का संबंध हो गया। तो यही पिता पुत्र के साथ संबंध बताना साहित्य कहलाता है। तो जहाँ क्रिया के द्वारा किसी एक दूसरे का संबंध बताया जाए वही साहित्य है। जहाँ गुण के द्वारा किसी दो का साहित्य संबंध बताया जाए वही क्या है, साहित्यम। तो पुत्रेण सह स्थूलः पिता, इस वाक्य में पुत्र वृत्ति जो स्थौल्य गुण, तत्समान कालिक, उस समान काल में ही पितृवृत्ति, पिता में रहने वाली जो स्थूलता, उस स्थूलता को लेकर के हम अर्थबोध कर रहे हैं। तो वही स्थूलता क्या है, गुण। उसका आश्रय कौन है, पिता। तो पुत्र वृत्ति गुण का आश्रय जैसे पुत्र है, उसी काल में पिता वृत्ति जो स्थूलता है उसका आश्रय कौन हो गया, पिता। तो तत्समान कालिक गुण का आश्रय होने के कारण पुत्र का साहित्य है पिता में। इसीलिए पुत्र का जब साहित्य हो गया तो इस वाक्य के द्वारा क्या अर्थ की प्रतीत हुई, पुत्र साहित्यवान पिता स्थूलः, पुत्र के जैसा मोटा गुण वाला यह पिता है। अर्थात पुत्र समकालिक, पुत्र स्थौल्य समकालिक, पिता स्थौल्यवान इत्यर्थ। बात समझ में आ रही बात। तो यहाँ किसके द्वारा संबंध बोध कर रहे हैं हम, गुण के द्वारा। तो कहीं कहीं गुण के द्वारा भी जहाँ एक काल में संबंध बताया जाए वहाँ भी संबंध बताना सहार्थ है। क्रिया के द्वारा एक काल में जहाँ परस्पर संबंध बताया जाए वही सहार्थ है, तदेव साहित्य है। तीसरा हमने आपको क्या कहा कि इसी तरह से द्रव्य का उदाहरण देखिए। शिष्येन सह गुरोः गौ, शिष्येन सह गुरोः गौ,
ये जो गाय है, ये गाय शिष्य के साथ साथ गुरु जी का भी है। शिष्य और गुरु जी दोनों की ये गाय हैं। अब ध्यान दीजिए, या पुत्रेण सह पितुः धनम, पित्रेण सह पितुः धनम, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। ये पुत्र के साथ साथ पिता का भी धन है, मैंने पुत्र का जो अधिकार है धन पे, वही धन का अधिकार पिता का भी है। अवगतम? तो यहाँ हमने उदाहरण दिया तो धन द्रव्य है। इसी तरह से हमने उदाहरण क्या दिया कि शिष्येन सह गुरोः गौ, शिष्य के साथ साथ यह गाय गुरु का भी है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल अब केवल पकड़ना किसको है? अब द्रव्य को पकड़ना किसको है? द्रव्य के द्वारा। तो यहाँ हमने क्या कहा? स्वपद से किसको पकड़ेंगे? सह को। तत् समभिव्याहृत पद कौन हो गया? तत् समभिव्याहृत पद कौन हो गया? आपका शिष्य। उस समव्याहृत पद में क्या वृत्ति है? द्रव्य। तो शिष्य का द्रव्य के साथ संबंध है, तो शिष्य संबंधिनी या गौ, या शिष्य संबंधी या द्रव्यम, शिष्य संबंधी जो द्रव्य का बोध हो रहा है अभी कि यह गाय शिष्य का है, और तत्सम का समानकालिक उसी समय में उस द्रव्य का पिता के साथ में भी संबंध बोध हो रहा है। तो तत्समानकालिक इयं गौ गुरोः अपि, तो गुरुणा अपि सह संबंध, गुरु का भी उसके साथ संबंध है। इसीलिए उस संबंध के द्वारा जिस समय में शिष्य का यह गाय, यह ज्ञान बोध हो रहा है, तो जैसे शिष्य का अधिकार, शिष्य के संबंधी ये गौ है, उसी काल में गुरु संबंधी यं गौ, यह भी बोध हो रहा है। इसीलिए एक ही काल में एक द्रव्य गाय के द्वारा दोनों में संबंध हम बोध कर रहे हैं, शिष्य में और गुरु में। इसीलिए यहाँ द्रव्यगत एक समानकालिक संबंध का बोध हो रहा है। तो द्रव्येन एक कालिक यो ही संबंधः तस्य ज्ञानमेव सहार्थः। एक कालिक गुण संबंधेन गुणेन यो संबंध ज्ञानम यत् संबंध ज्ञानम तदेव साहित्यम। समानकालिक क्रियायां येन संबंध ज्ञानम ययोः संबंध ज्ञानम तदेव साहित्यम, वही तो साहित्य है। तो गुण के द्वारा समान काल में गुण के द्वारा किसी में संबंध ज्ञान करना, क्रिया के द्वारा संबंध ज्ञान करना, द्रव्य के द्वारा संबंध ज्ञान करना, यही साहित्य है। तो समान क्रिया कालिक होनी चाहिए। तो इस तरह से अब ये लक्षण के द्वारा सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब यहाँ लक्षण में स्वसमभिव्याहृत क्रियादि, तो क्रिया तो है ही एक। आदि पद से किसको पकड़ेंगे? गुण के द्वारा। आदि पद से किसको पकड़ेंगे? द्रव्य को। तो स्वसमभिव्याहृत क्रिया, द्रव्य, गुण इत्यादि के बोध जिस समय में हो रहा है, तत्समानकालिक उसी समान काल में क्रिया, गुण, द्रव्य के द्वारा जो संबंध ज्ञान होगा तदेव संबंध ज्ञानम साहित्यम भवति। अवगतम? ये तीनों का उदाहरण हमने अभी आपको दे दिया। तो इत्थम द्रव्य गुण क्रिया संबंधेन यो सहार्थः, यो सहार्थबोधः तदेव साहित्यम, वही साहित्य होता है। और इसी साहित्य के ज्ञान के लिए हम तृतीया विभक्ति करते हैं। अवगतम? तो अब एक यहाँ तक में समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया समझ में? कहीं दिक्कत है तो ये बताओ। ये आर्थिक और शाब्दिक क्या है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक की बातों में समझ में आ गया। सहार्थ का क्या मतलब है? हमारा साहित्य। साहित्य क्या चीज़ है? गुण क्रिया द्रव्य के द्वारा एक काल में किसी का साथ संबंध का ज्ञान करना, तदेव साहित्यम भवति। समझ में आ गई बात? अवगतम? अथवा काठिन्यम अस्ति नास्ति चेत तरी फुलझरी कर्तव्या, तरी फुलझरी जलाइए तब पता चलेगा। अवगतम? चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आपको क्या कहा? इतनी चीज़ों की व्याख्या करके कि एक क्रिया में एक काल में
क्या हो, एक क्रिया में, एक काल में समान कालिक क्रिया, समान कालिक गुण का बोध, समान कालिक द्रव्य, इन तीनों के द्वारा जहाँ संबंध का ज्ञान होगा वहाँ तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब एक स्थिति ये है, जरा ध्यान दीजिए, आप लोग गांव के हैं, हम भी गांव के ही हैं। तो गांव में जब खेती करते हैं तो क्या करते हैं कि सरसों, गेहूं के खेत में सरसों का बीज भी डाल देते हैं, गेहूं के खेत में सरसों का बीज भी डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले गेहूं जो है उसमें बो देते हैं और फिर उसके बाद में उसमें सरसों भी बो देते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों की क्रिया में अंतर आता है। एक क्रिया पहले होगी, दूसरी क्रिया बाद में हुई। पहले हमने गेहूं डाल दिया और फिर उसके बाद में सरसों डाल दिया, तो एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया हुई। लेकिन इसी क्रिया को बोध करने के लिए हमेशा हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, क्या? तो कहते हैं कि तिलैहि सह मासान बपति, तिल के साथ साथ उड़द को भी बो रहा है। तिलैहि सह मासान बपति, तिल के साथ साथ माश को, उड़द को भी बो रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, गेहूं और सरसों की जगह तिल और माश समझ लीजिए उदाहरण में। तो यहाँ हो क्या रहा है, क्षेत्र में, खेत में माश बपनोत्तर काल, माश के बोने माने उड़द के बीज डालने के बाद में तिल का वपन हो रहा है। और इसी अर्थ में, इसी चीज को बताने के लिए हम क्या कह रहे हैं, तिलैहि सह माशान बपति, तिल के साथ साथ माश को बो रहा है। तो अब यहाँ पर में समान कालिक क्रिया तो है नहीं। तो समान कालिक यदि क्रिया नहीं है तो समान कालिक क्रियायाः अभावात् संबंधस्य ज्ञानम नास्ति, संबंध एव नास्ति उभयोः, तर्हि कथम। तो ऐसी स्थिति में तिलैहि में तृतीया विभक्ति आपने कैसे कर दिया, कैसे प्रयोग बन गया, तिलैहि सह मासान बपति, ये प्रयोग सब दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि आपने अभी तक क्या कहा, समान काल में जो क्रिया के द्वारा संबंध स्थापित करे, गुण के द्वारा संबंध स्थापित करे, द्रव्य के द्वारा संबंध स्थापित करे, वहाँ पर में तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, माश बपन के बाद में उत्तर काल में तिल बपन का कार्य हो रहा है। तो दोनों में समान कालिक क्रिया का अभाव है। तो समान कालिक क्रियाया अभावे कथम तावत् सहार्थत्वम, कथम तावत् साहित्यम, साहित्यम नास्ति, तर्हि तृतीया विभक्ति कथम। तो उसके लिए नागेश भट्ट कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। जैसे हमने कहा कि क्रिया के द्वारा, गुण के द्वारा, द्रव्य के द्वारा संबंध ज्ञान होना साहित्य है, उसी तरह से क्वचित समान देश क्रियावत्वम अपि साहित्यम, क्वचित समान देश क्रियावत्वम अपि साहित्यम। कहीं कहीं समान देश में, देश मने स्थान, एक ही जगह में दो क्रिया होना भी साहित्य है, समान काल में नहीं। क्वचित समान देश क्रियावत्वम, एक ही क्षेत्र में, एक ही जगह पर जहाँ दो क्रिया की जाए वहाँ उस देश को वहाँ उस क्षेत्र विशेष को लेकर के सहार्थ माना जाता है, साहित्य होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में जिस क्षेत्र में हम तिल बो रहे हैं उसी क्षेत्र में, उसी खेत में मास बपन भी हो रहा है। तो मास बपन जहाँ कर रहे हो उसी खेत में तिल भी डाल रहे हो, अर्थात जिस खेत में गेहूँ बोया है, गेहूँ का बीज डाला है, उसी खेत में सरसों का बीज डाल रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर में समान देश में क्रिया का आश्रय है। तो समान देशत्वेन क्रिया का आश्रय होना भी संबंध ज्ञान है। तो समान देश के द्वारा भी जहाँ दो में संबंध का ज्ञान होता है
तदपि साहित्यम भवति। अतः अतः तिलैः सह मांसान् बपति इत्यादि वाक्य में समान देश में क्रिया का आश्रय होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे जगह भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अवगतम? समझ मारी बात? तस्मात् यहाँ इस तरह से हमारा जो सहार्थ है वह क्या है? साहित्य। और वह साहित्य किसे कहेंगे? कि जहाँ सह शब्द के साथ में जो विवक्षित हो, उस विवक्षित में होने वाली जो क्रिया, उसी क्रिया का उसी समय में कोई अन्य यदि आश्रय हो रहा है तो उन दोनों क्रियाओं में समान कालिक क्रिया के द्वारा संबंध बोध होना ही साहित्य है। समान काल में गुण के द्वारा दो में संबंध ज्ञान होना ही साहित्य है। द्रव्य के द्वारा दो में संबंध ज्ञान होना ही साहित्य है। समान देश में क्रिया का होना ही के द्वारा संबंध ज्ञान होना ही साहित्य है। तस्मात् साहित्यम, साहित्य होने से कोई दिक्कत नहीं है। अवगतम? अब एक चीज आ रही है जो अभी अपना दूसरा पद रुका पड़ा है, ध्यान रखिएगा। अप्रधाने, अभी अप्रधान पे हम नहीं चले हैं, अभी केवल सहयुक्ते में सहार्थ क्या चीज है इसकी हमने चर्चा की थी। अब आ जाइए, अब कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि आप क्या कह रहे, उदाहरण क्या दिए हो। अब इसी चीज को पहले नागेश की पंक्ति पढ़ लीजिए। सहार्थ साहित्यम, सहार्थ क्या चीज है? साहित्य। तच्च, वो क्या है? स्व समभिव्याहृत क्रियादि समान कालिक आदिमत्वम एक, क्वचित समान देश क्रियावत्वम, कहीं कहीं पर में समान देश क्रियावत्व होना भी साहित्य है। अतएव मास वापोत्तरम, मास के बोने के बाद तत्रैव क्षेत्रे, उसी खेत में तिल वापे, तिल के बोने पर तिलैः सह माशान बपति, उत्तर काल में होने पर भी समान क्रिया होने के कारण तिलैः सह माशान बपति, इस वाक्य में तृतीया विभक्ति सिद्ध हो जाती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रसंग समाप्त हो गया, सहार्थ का निर्वचन हो गया, युक्त ग्रहण का प्रयोग हो गया। अब हम एक थोड़ी सी और बात कर रहे हैं कि आपने उदाहरण क्या दिया हमको? पुत्रेण सह आगतः पिता, और इसमें आपने, अब प्रधान है कि अप्रधान है ये हम बाद में बात करेंगे, आपने पुत्र में तृतीया विभक्ति दिखा दी है। अभी हम फिलहाल कुछ देर के लिए पुत्र को अप्रधान मान लेते हैं, लेकिन आपने पुत्र में तृतीया विभक्ति दिखाई है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र बना करके, यही तो सारांश अभी तक निकला है। तो जिसमें तृतीया विभक्ति करने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, वो तृतीया विभक्ति वैसे अपने आप आ रही है। कैसे आ रही है? कि पुत्रेण आगतः पिता में, यहाँ पर में आगतः में एकता प्रत्यय है, और एकता प्रत्यय जो है वो क्या है? कर्म अर्थ में है। तो कर्म अर्थ में जब है तो यहाँ वो कर्ता अर्थ में है। तो कर्म अर्थ में जो, कर्ता अर्थ में जो एकता प्रत्यय है, उस कर्ता से जो आगतः क्रिया से जो जुड़ा रहेगा वो सीधा के सीधा होगा। तो उस क्रिया से जुड़ा हुआ कौन है? पिता। तो यहाँ पर में आगतः, पुत्रेण सह आगतः पिता, इस वाक्य में आगमन क्रिया जो है वो आगमन क्रिया का कर्ता कौन है? पिता है। तो ऐसी स्थिति में पिता प्रधान है और पुत्र स्वतः अपने आप अप्रधान हो गया। क्यों? क्योंकि कर्ता अर्थ में प्रत्यय है आगतः, और उस आगमन क्रिया का जो कर्ता है, उस कर्ता का शब्द के साथ सीधा संबंध है पिता के साथ। तो शब्द के साथ संबंध है, तो किसी भी प्रकार से सीधा शब्द के साथ में जहाँ संबंध होता है वहाँ शाब्द संबंध होता है, और वह शाब्द संबंध और किसी प्रतीति के द्वारा जो अर्थबोध होगा वह अर्थ संबंध होता है।
तो साथ के द्वारा पुत्र की प्रतीति हो रही है, इसीलिए पुत्र का जो संबंध हो रहा है वह अर्थ संबंध है, और पिता का जो संबंध हो रहा है क्रिया के साथ वो शब्द संबंध है। अब इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि यहाँ आगमन क्रिया का कर्ता कौन है? पिता, और पिता प्रधान है। तो पिता जब प्रधान है तो पिता में प्रथमा विभक्ति हो गई, और पुत्र क्या हो गया? अप्रधान है। तो अप्रधान होने के कारण तृतीया विभक्ति अपने आप हो रही है। तो पुत्र के अप्रधान अपने आप बोध होने के कारण यहाँ पर में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यादि आगमन क्रिया कर्तृत्वात्, कौन कर रहा है आगमन क्रिया? पिता। तो आगमन क्रिया जब पिता कर रहा है तो पिता उस आगमन क्रिया के कर्ता होने के कारण पुत्र जो है अपने आप अप्रधान हो गया। अप्रधान होने का मतलब पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जाएगी अनुक्त में। तो पुत्र में अप्रधान तृतीया विभक्ति हो जाने के कारण पुत्रेण सह आगतः पिता में तो तृतीया विभक्ति स्वतः सिद्ध है। स्वतः जब सिद्ध है तो उसको बताने के लिए 1 घंटा से जो पुत्रेण सह, ये सहयुक्त अप्रधाने सूत्र बता रहे हो, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अवगतम? इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः इस सूत्र का उदाहरण पुत्रेण सह आगतः पिता, वस्तुतः ये इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। इस सूत्र का उदाहरण तो गुण और क्रिया के द्वारा जो गुण के द्वारा जो पुत्रेण सह स्थूलः, यही इसका विशुद्ध उदाहरण है। और भाष्यकार ने इसी उदाहरण को इस सूत्र का उदाहरण माना। वहाँ पुत्रेण सह आगतः प्रयोग हम दे रहे हैं, लेकिन भाष्यकार ने इस उदाहरण को कहा कि यहाँ तृतीया विभक्ति वैसे भी हो सकती है, लेकिन इसका मुख्य उदाहरण है पुत्रेण सह स्थूलः पिता। अवगतम? तो इसी तरह से यहाँ पर में उक्त अनुक्त के द्वारा ही तृतीया विभक्ति पुत्रेण सह आगतः पिता में हो जाएगा। अवगतम? तो मैं क्या कहा कि पुत्रेण सह आगतः पिता, इसमें जो पुत्र को तृतीया विभक्ति करने के लिए जो सूत्र आपने बनाया उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगतः में जो कर्ता अर्थ में प्रत्यय है तो कर्ता उक्त है और पितृरूप कर्ता ही यहाँ उक्त है, न तो पुत्र रूपः कर्ता। पुत्र रूप कर्ता उक्त नहीं है, पुत्र रूप कर्ता अनुक्त है। तो अनुक्त पुत्र कर्ता में, क्योंकि क्रिया तो वो भी कर रहा है, लेकिन क्रिया कैसे कर रहा है? अनुक्त कर्ता है वो, और अनुक्त कृत कर्ता होने के कारण ही अनुक्तत्वादेव तृतीया, कर्तृकर्ण्यो तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तदर्थम सूत्र विधानस्य किमपि तात्पर्यम नास्ति, इसके लिए इस सूत्र को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अवगतम? तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र में पुत्रेण सह आगतः पिता, इस उदाहरण के बदले इसका मुख्य उदाहरण पुत्रेण सह स्थूलः पिता, यही उदाहरण समझना चाहिए। ये एक प्रसंग हो गया संपन्न। अब इस सूत्र में सहार्थ पता चल गया, सब बात जानकारी आ गई। अब एक बात आ गई कि आपने कहा अप्रधान में तृतीया होती है। तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो यह अप्रधान तय करना पड़ेगा। क्यों तय करने की जरूरत पड़ेगी? कि आपने कहा कि पुत्रेण सह आगतः पिता, ये या आगच्छति, कुछ भी को लिए आगच्छति पिता, उदाहरण आप मान लीजिए। अभी ऐसी स्थिति में हम सब जगह देखते हैं कि लोक व्यवहार में पिता और पुत्र में हमेशा पुत्र अप्रधान होता है, हमेशा पिता प्रधान होता है लोक व्यवहार में, और शास्त्र सम्मत है पिता और पुत्र के समक्ष पिता प्रधान होता है। तो जब पिता प्रधान होता है तो आपने तो पुत्रेण सह आगतः पिता में पुत्र को अप्रधान बना करके तृतीया बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पित्रा सह आगतः पिता पुत्रः, ये प्रयोग कैसे बनेगा? पित्रा सह आगतः पुत्रः, ये प्रयोग कैसे बनेगा? क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है पिता प्रधान होता है। तो पिता जब प्रधान है तो पिता अप्रधान होगा ही नहीं, तो कथम तृतीया। इसीलिए प्रधान क्या चीज है यहाँ, ये समझना पड़ेगा। इसी प्रधान को क्लियर करने के लिए कहा कि नहीं, लोक में जो प्रसिद्ध जो प्रधान अप्रधान है, उस प्रधान अप्रधान को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। यहाँ हमारा प्रधान
दो तरीके से होता है, एक शब्दतः प्रधान, एक अर्थतः प्रधान। एक अर्थ के साथ में जिसको संबंध होगा वह भी संबंध है, और एक सीधा शब्द के साथ में जहाँ संबंध होगा वह भी प्रधान है। तो चूंकि ये कारक प्रकरण है, तो क्रिया के साथ शब्दतः जिसका संबंध होगा, शब्द के साथ में जिसका डायरेक्ट संबंध होगा वही प्रधान होगा। यदि शब्दतः प्रधान नहीं है, किसी अर्थ के द्वारा प्रधान है, अर्थ के द्वारा किसी का बोध हो रहा है, तो अर्थ से जो बोध होने वाला है वो अर्थत्वेन संबंध होने के कारण वो अप्रधान होता है। इसीलिए यहाँ पर में जो प्रधानता ली जाएगी वह प्रधानता किस रूप में? शब्द के प्रधान के रूप में। इसीलिए इस प्रधान को भी परिभाषित करना पड़ा कि यहाँ प्रधान क्या चीज़ है। तो ध्यान दीजिए, तो प्रधान जो है वो दो रूप में आया। दो रूप में क्या है कि हमने कहा कि गुण, अब किस किस के द्वारा आप बोध कर रहे थे ये हमने बता दिया, संबंध बता दिया था आपने। तो अब क्या हुआ? शाब्दत्वे सति, शब्द के, अब ध्यान रखिएगा, इसका प्रधान की परिभाषा हम करने जा रहे हैं। अप्रधान को ढूंढना है, अप्रधान में तृतीया। तो अप्राधान्य क्या चीज़ है उसको बताने के लिए अब कह रहे शाब्द गुणादि अन्वयित्वा भाव रूपम, अर्थात शब्द आदि का गौण रूप से अन्वय जहाँ न हो वही है अप्रधान। मैंने गौण रूप अर्थात क्या हुआ, इसको उल्टा करके सीधा समझने के लिए, अर्थात शब्द के द्वारा जिसका सीधा संबंध होगा वही सीधा संबंध जिसके साथ होगा वो प्रधान होगा, और क्रिया के साथ शब्द के द्वारा जिसका डायरेक्ट संबंध नहीं होगा वह अप्रधान होगा। तो डायरेक्ट संबंध का मतलब क्या हुआ? शब्द से संबंध नहीं हो करके अर्थ के द्वारा जो संबंध होगा वह अर्थ संबंध प्रधान नहीं हो करके अप्रधान होगा। तो हम जब पुत्रेण सह आगतः पिता बोलते हैं, तो आगतः जो क्रिया है, इस क्रिया का शाब्दतः शब्द के द्वारा सीधा संबंध हो रहा है पिता के साथ, और सह शब्द की प्रतीति के द्वारा साथ बोध हो रहा है, उससे जो उपस्थित हो रहा है वो कौन हो रहा है? पुत्र। इसीलिए यहाँ पर में पुत्र अप्रधान हो गया। लेकिन यदि हम वाक्य का प्रयोग कर देंगे पित्रा सह आगतः पुत्रः, तो यहाँ पर में क्रिया के साथ सीधा शाब्द संबंध जो होगा वो पुत्र का हो जाएगा, इसीलिए पुत्र प्रधान हो गया। और सह शब्द की प्रतीति के द्वारा जो पकड़ में आया कौन? पिता, वह अर्थ संबंध है पिता के साथ, इसीलिए अर्थ संबंध से अब पिता हो गया अप्रधान। तो पिता के अप्रधान होने के कारण यहाँ पिता पित्रा सह आगतः पुत्र ये प्रयोग बन गया। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ सह के द्वारा समभिव्याहृत जो पद होगा वो हमारा विवक्षित है। तो जब विवक्षित के विवक्षा के आधार पर पिता को सह शब्द के साथ में हम जोड़ना चाहेंगे, हमारी विवक्षा होगी तो पिता अप्रधान होगा। जब सह का समव्याहृत पद पुत्र होगा तो पुत्र हमारा अप्रधान होगा, इसीलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए यहाँ शब्द के द्वारा हम परिभाषा करते हुए तो संक्षेप में निष्कर्ष निकला, ध्यान दीजिए, कि शाब्दत्वे सति, शाब्द का संबंध होने के द्वारा द्रव्य गुण इस क्रिया से युक्त होता हुआ जिसके साथ में संबंध ज्ञान होगा शब्द के द्वारा वह शब्द प्रधान कहलाएगा। और इसका संबंध न हो, अर्थात शब्द होने पर भी, शब्द का प्रयोग होने पर भी गुण के द्वारा या गुण आदि के द्वारा शब्द से प्रतीत न हो करके अर्थ के साथ प्रतीति हो, शब्दान्वयित्वा भाव हो, शब्द का अन्वय का अभाव हो, अर्थात अर्थ के साथ अन्वय जहाँ होता हो वही अर्थ अन्वय कहलाता है। और शब्द अन्वय और अर्थ अन्वय के दोनों होने पर शब्द अन्वय जो होता है वह प्रधान होता है, और अर्थ माने आर्थिक अन्वय जो होता है प्रतीति के बल पे जिसका संबंध बोध होता है वो अप्रधान होता है। इसीलिए और वह प्रधान अप्रधान हमारी विवक्षा के आधार पर है। तो जहाँ पिता को हमको प्रधान विवक्षित होगा वहाँ शाब्द संबंध क्रिया का डायरेक्ट पिता के साथ होगा, और जहाँ पुत्र को शाब्द संबंध क्रिया के साथ में जहाँ करना होगा वहाँ पुत्र प्रधान होकर के पिता प्रधान होगा। इसीलिए दोनों की तरह से
शब्द शक्ति के बल पर प्रधानता अप्रधानता का निर्णय हम करते हैं, और वह शब्द शक्ति जो है कारक के द्वारा क्रिया के साथ शब्द की शक्ति जिसके साथ सीधा जुड़ता हो वही शब्द का संबंध होना प्रधान और अर्थ का संबंध होना अप्रधान होगा। अवगतम? इसी बात को सब जगह बताया गया है, जिसको संक्षेप में हमने आपको बता दिया कि इस तरह से सीधा निकला कि डायरेक्ट साक्षात शब्द के साथ क्रिया का जिसका अन्वय होगा, जिस अर्थ की जिस अर्थ जैसे कर्ता अर्थ में आपने प्रत्यय किया तो शब्दतः जिसका संबंध होगा वह प्रधान होगा, अर्थतः जिसका संबंध होगा वो अप्रधान होगा। ऐसे प्रधान अप्रधान के द्वारा जहाँ सहार्थ होगा उस सहार्थ में तृतीया विभक्ति होगी। इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं कि ध्यान दीजिए, यद्यपि पुत्रेण सह आगतः पिता इत्यादौ आगमन क्रिया कर्तृत्वादेव, यद्यपि पुत्र के साथ आया पिता, इस वाक्य में आगमन क्रिया के कर्ता होने के कारण ही पुत्र अनुक्त हो जाने के कारण तृतीया सिद्ध है। तथापि पुत्रेण सह स्थूलः इत्यादि अस्य मुख्यम उदाहरणम बोध्यम। अवगतम? और प्रधान और अप्रधान की भी हमने बात कह दी कि शब्द के साथ में क्रिया के साथ में जिसका सीधा शाब्दिक संबंध होगा वह प्रधान, और आर्थिक संबंध जिसका होगा प्रतीत के द्वारा जिस अर्थ का संबंध बनेगा वो अप्रधान होगा। अब वो कौन अप्रधान हो कौन प्रधान हो ये हमारी विवक्षा के ऊपर है, क्योंकि कारक में सारा प्रकरण विवक्षाधीनम भवति। अवगतम? तो इस तरह से सहयुक्ते अप्रधाने इस सूत्र के बारे में शेखरकार ने इन सारे पक्षों को लेकर के रखा, और मुझे लगता है समझ में आ रहा है कि हो सकता है जैसा अनुमान कर रहा हूँ कि कुछ समझ में आया होगा, और आया होगा तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन एक शास्त्र की शेखर की जो गंभीरता है इसको समझिए, और इसका ज्ञान सभी छात्रों को हो, कम से कम शेखर के सूत्र का अर्थबोध हो। इसीलिए अधिक से अधिक कम से कम शेखर के पाठ को आप लोग दूर दूर तक भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस शास्त्र को अभी छात्रों में रखा जा सके, इसको बचाया जा सके, क्योंकि अध्ययन अध्यापन में भी अब कम होता जा रहा है ये सब। तो इसमें इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सब के ऊपर है। इसी के साथ आप सब यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन, शुभाशीष। हमारे साथी बड़े भाई साहब हैं भी विजय जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना कहते हुए अब मैं इसको विराम लेता हूँ, और फिर कल से अपनी जो दूसरी प्रक्रिया है दूसरे ग्रंथों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। अवगतम? ठीक है, धन्यवाद।